स्टार्ट। इनलैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, एक्ट 1967 फॉर तहसीलदार एंड ये रेवेन्यू जनरेशन जो है हम ये कर रहे हैं। इसमें जो है आज हमने कल इसका मेन जो है जब हम डिस्कस करते हैं तो स्टार्ट से थोड़ा देखते हैं। इसमें जो है हमने देखा कि ये जो है 7 दिसंबर 1967 में जो है इसको लॉन्च किया जाता है, पब्लिकली जो है बताया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। 17th नंबर है इसका 1967 के एक्ट का। टोटल चैप्टर इसके 15 हैं। शेड्यूल इसका 1 है। सेक्शंस आप कह लें, आर्टिकल्स आप कह लें, 184 इसके आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी। देन हमने जो है फर्स्ट चैप्टर को देखा। फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को देखा। उसके अलावा डेफिनेशन सेक्शन 4 में जो है मेन फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन 4 है ये, ठीक है? ये सेक्शंस इनको बोलते हैं। ये एक सेक्शन आ गया। इसी तरह ये 4 एक सेक्शन है, ठीक है? इसमें ये सारी की सारी डेफिनेशन। वो इसी तरह पूछ सकता है कि डेफिनेशंस किस सेक्शन में है? तो आपको पता होना चाहिए 4th सेक्शन में, ठीक है जी? उसके बाद फर्दर जो है हमने ये कमेंसमेंट, डिफॉल्टर्स और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। उसके बाद जी इसमें 15, 16, 17 ये सारे के सारे रेट्स और ये सारी चीज़ें हमने इन डिटेल डिस्कस की। आज जो है हमने चैप्टर 2 है इसका, सेक्शन 5 है, ठीक है? ये आगे जो उसके चल रहे थे डेफिनिशंस 28 तक, ये उसके सब सेक्शंस आप कह सकते हैं। चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 5th वन इसका जो है सेक्शन है मेन। जैसे अभी हमने देखा 184 इसके टोटल सेक्शन है। आज 5th वन हम डिस्कस करेंगे। डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स की जो है डिवीजन हमने करनी है। एक डिवीजन होती है मेन, हमें पता है, और देन फर्दर उसको जो है हायरार्की वाइज हमने डिवाइड करना है। डिवीजन जो है एक सूबे में सूबे जो है उसको डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। देन डिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड की जाती है। देन डिस्ट्रिक्ट जो है वो तहसील या फिर सब डिवीजन में डिवाइड की जाती है। और देन हम देखेंगे कि एक तहसील को कौन संभालता है, एक डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालता है, डिवीजन पे कौन बैठा होता है, ठीक है? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें वही सिंपल चीज है कि जी गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन करती है और डिवीजन जो है डिवीजन्स डिफरेंट डिवीजन्स बना देती है एक सूबे में, ठीक है जी? एक सूबे में एक से ज्यादा डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन जो है उसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं ताकि उसमें जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से किया जा सके। किस में डिवीजन को डिवाइड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी? एज मे बाई स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। और ये काम क्या कर रही है? गवर्नमेंट सारा काम कर रही है। देन फर्दर गवर्नमेंट क्या करती है जी? वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सब डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर तहसीलों में डिवाइड कर देती है। ये टोटल इसका काम है। पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन डिक्लेयर एज मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्रोविंस विद सच लिमिट्स एंड सच एरियाज एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट, ठीक है जी? कि उसको ज्यादा एक सूबे को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये किया जाता है ताकि अच्छे से चलाया जा सके। उसको ज्यादा डिविजन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या उसमें जो फॉर एग्जांपल एक देखा जा रहा है कि एक डिवीजन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के जो है डिविजन्स को मिला उसको डिवीजन भी बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट को मिला के। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ऊपर बैठी। कौन सी गवर्नमेंट? जो सूबे की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर्स और लिमिट्स ऑफ, ये सारे यही चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बी डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। अब डिस्ट्रिक्ट्स को हम कैसे डिवाइड फर्दर? डिवीजन से ये आ गया, डिवीजन एक है, डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट आ गया। डिस्ट्रिक्ट को कैसे डिवाइड करना है? गवर्नमेंट ने ये सारा काम करना है। डिवाइड अ डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन और तहसील। सब डिवीजन और तहसील में फर्क क्या होता है? एक से ज्यादा तहसील मिल जाए तो वो सब डिवीजन कहलाती है, ठीक है जी? एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा ऑब्वियस सी बात है तहसील होती हैं। और तहसील कोई ऐसी तहसील जो तहसील बहुत बड़ी है, या ऐसे भी होता है कुछ तहसील बहुत छोटी है, तो ये दो तहसील्स को मिला देते हैं और उस तहसील को जो है सब डिवीजन का नाम दिया जाता है। तो इसके मामला अलग से देखे जाते हैं, ठीक है? वो आगे हम फर्दर देखेंगे। जैसे एक तहसील को जो है कवर करने के लिए एक तहसीलदार होता है, लेकिन फिर आगे फर्दर अगर बड़ी तहसील है तो असिस्टेंट कमिश्नर भी चाहिए। देन डिस्ट्रिक्ट पे चले जाते हैं तो हमें कलेक्टर चाहिए जिसको हम डीसी बोलते हैं। इसी तरह डिवीजन पे हम जाएंगे तो कमिश्नर चाहिए होगा हमें। तो आ सब डिवीजन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर तहसील, वही बात जो अभी हमने सिंपली की। और गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेरी द नंबर और लिमिट्स ऑफ सब डिवीजन और तहसील। ये साथ साथ मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप बाद में पढ़ें भी, क्योंकि ये सेम एक्ट है, तो आपको कोई चीज कंफ्यूजन अगर हो तो आप अभी पूछ सकें। चैप्टर 2 में बस ये दो चीजें हैं, ठीक है जी? डिस्ट्रिक्ट कैसे डिवाइड की है और डिवीजन को कैसे डिवाइड किया है। देन फर्दर हमने क्या देखना है जी? चैप्टर 3 है, इसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे करनी है,
ज़ाहिर सी बात है, डिविजन्स हमने डिवाइड कर दी हैं, बोर्ड बना दिया रेवेन्यू का, तो अब उसमें हमने अपॉइंटमेंट्स किन लोगों की करनी है और उनकी पावर्स जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कैसे होगी, वो आज हमने वो डिस्कस करनी है। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या क्या है जी? क्लासेस इनकी है कुछ, क्लासेस मतलब सब डिवीजन है, उन्होंने कैसे कैसे लेके चलना है। सबसे पहले सूबे लेवल पे, ठीक है जी, सूबे लेवल अच्छा, ये इसको इसी तरह ख्याल से याद रखते जाएं, ये जो है आपका जो है ये एमसीक्यूज इसी तरह आना है। सूबे लेवल पे कौन देख रहा होता है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसमें हमने देखा था मेंबर्स होते हैं और एक जो हेड कर रहा होता है सीनियर मेंबर होता है, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद जी इसी तरह सूबे से नीचे आ जाए जी, क्या होता है जी? हमारे पास डिवीजन होती है। डिवीजन में क्या होता है जी? कमिश्नर होता है। एक पूरी डिवीजन को देखने के लिए, उसको हेड करने के लिए कमिश्नर होता है, ठीक है जी। ये कमिश्नर रेवेन्यू का अलग होता है। एक डिस्ट्रिक्ट को वैसे चलाने के लिए, डिवीजन को चलाने के लिए एक कमिश्नर आपका अलग होता है, ठीक है जी। तो ये रेवेन्यू का एक अलग हायरार्की होती है और अलग कमिश्नर होता है। कमिश्नर से नीचे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए कलेक्टर होता है, जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी उसको बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिसर भी बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसको कलेक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्ट्रिक्ट से लेना देना कुछ नहीं है। वो एक सिंपल वो जो डीसी एक पास के थ्रू आता है, वो उसका काम और होता है, डिस्ट्रिक्ट को चलाना होता है। इसका काम सिर्फ कलेक्शन करनी है, रेवेन्यू से रिलेटेड है ये। उसके बाद जी असिस्टेंट कमिश्नर होता है। तहसील में बड़ी तहसील है तो उसको चलाने के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है। उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड। इसमें लास्ट टाइम हमने देखा था, इसमें थोड़ी सी मैं तरतीब भी करता जाऊं। असिस्टेंट कलेक्टर जब हम फर्दर उनको जो है पावर्स दे रहे हैं, तो इसमें जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड आ जाएगा, इसमें तहसीलदार आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट ग्रेड बाज जगहों पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर को भी लगाया जा रहा है, लेकिन ये जब स्पेसिफाइड आ गया है इसमें, तो असिस्टेंट कमिश्नर की अलग सीट है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में तहसीलदार आ जाएगा। असिस्टेंट कलेक्टर जो है, सॉरी, ये असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड जो है तहसीलदार आ जाएगा। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकंड ग्रेड जो है नैब तहसीलदार आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से ये इनकी हायरार्की होगी। नैब तहसीलदार के आगे फर्दर कानून गो आ जाएगा। कानून गो के नीचे जो है वो फर्दर जो है पटवारी आ जाएगा। पटवारी के नीचे जो है वो टप्पेदार है, ग्वादरे और वो सारी चीजें वो जो है आ जाती हैं। उसके जो हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया, विलेज ऑफिसर्स हैं और वो सारी चीजें, लंबरदार है, वो सारा का सारा पटवारी के अंडर आ रहा होता है। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। अपॉइंटमेंट अब कमिश्नर की और कलेक्टर की कैसे होनी है, किसने करनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऊपर बैठा हुआ है, शायद वो कर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट जो होगी, सूबे की जो गवर्नमेंट होगी, वो अपॉइंट कर रही होती है कमिश्नर को भी और कलेक्टर को भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी, ठीक है जी। गवर्नमेंट का ये काम होता है, चल अपॉइंट अ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन एंड अ कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जी एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर, अब इनका क्या काम है? फॉर एग्जांपल कोई डिवीजन जो है जहां पे कमिश्नर काम कर रहा है, लेकिन वो जो है डिवीजन बहुत बड़ी है और उससे वो काम नहीं हो पा रहा, या फॉर एग्जांपल वो बलूचिस्तान की कोई जगह है जहां पे बहुत बड़ी जो है एक डिवीजन उसको मिली हुई है, ठीक है। तो देन उसको असेस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए एक और कमिश्नर लगाया जाता है, जिसको एडिशनल कमिश्नर कहते हैं। उसका काम, उसकी पावर सेम वही होंगी जो उस कमिश्नर की है, लेकिन उसकी ड्यूटीज उसको और असाइन की जाएंगी, ताकि दोनों का काम आसान हो सके और गवर्नमेंट को जो है ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके और गवर्नमेंट का काम अच्छे से हो सके। इसी तरह एडिशनल कलेक्टर्स होते हैं, तो ये भी आपने अक्सर देखा होगा। और ये हायरार्की जो है, ये दूसरे सिस्टम में अगर वैसे डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए, तो उसमें भी एडिशनल आपने अक्सर देखा होगा, एडिशनल आईजी है, एडिशनल जो है ये हर जगह पे सीट अवेलेबल होती है। Government may appoint an additional commissioner of a division who shall subject to the general control of commissioner exercise। यानी कि ये आसान भाषा में बताऊं कि इसके पास पावर सारी की सारी कमिश्नर वाली होंगी, लेकिन ये काम वो करेगा जो वो नहीं कर रहा। सो ये पावर अपने काम जो है डिवाइड कर लेते हैं कि ये रीजन तुम्हारा, ये मेरा, और ये काम मैंने करने। फॉर एग्जाम्पल कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा तो कोई फाइल्स देख रहा होगा, तो ये इस तरह से मामला मिलके पैरेलल चला रहे होते हैं। उसके बाद अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करना है एडिशनल कलेक्टर को ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। और ये भी सेम, इसका भी वही काम है, सेम इसका वही जो है, जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर काम कर रहा था, एडिशनल कलेक्टर के पास सेम पावर्स होती हैं। देन जी 10th वन, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स। अब ये क्या है और कहां पे लगाए जाएंगे? असिस्टेंट कमिश्नर जो है गवर्नमेंट में अपॉइंट, गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट करना है। आपको पता है असिस्टेंट कमिश्नर जो आते हैं ये गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अब ये अगर वो जो है सीएसएस के थ्रू आ रहा है,
तो एफपीएससी जो है कर रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है मेन वही कर रही होती है। इसी तरह पीएमएस के थ्रू आ रहा है, तो वो असिस्टेंट कमिश्नर जो है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वो सिंपली जो है वो उनकी जो है, ये पीएमएस एंड सीएसएस एक अलग चीज है। ये एक आप समझ लें कि टेस्टिंग सर्विसेज है जो वो देने के बाद, ट्रेनिंग के बाद गुजरता है। ये जो अपॉइंटमेंट है ये सूबे के जो मतलब जो हेड है, चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद सेक्रेटरी है, इन्होंने करना होता है सारा कुछ। तो गवर्नमेंट मे अपॉइंट इन डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड। आपने देखा होगा कि एक तहसील में एक से ज्यादा जो है तहसीलदार होते हैं, नैब तहसीलदार होते हैं। तो ये इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट इनको करती है। उसके बाद गवर्नमेंट मे प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ एज असिस्टेंट कमिश्नर। अच्छा, अगर ये जो तहसीलदार होगा, ये किसी तहसील पे इसको लगा देते हैं और इसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, तो ये एक तहसील में इसके बिल्कुल वही इख्तियारात हैं जो एक कमिश्नर के एक डिवीजन में होते हैं। ठीक है जी। तो ये, और जो नैब तहसीलदार है, अगर फॉर एग्जांपल उसका तहसीलदार जो है वो छुट्टी पे चला गया है, तो उसके ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां वही आ रही होती हैं, नैब तहसीलदार। और मोर ऑफ द टाइम वो उसको एडिशनल चार्ज के तौर पर भी रख लेते हैं कि जी आप भी ये काम जो है देखें, क्योंकि सीट गवर्नमेंट की खाली नहीं रह सकती, काम नहीं रुक सकते किसी एक पर्सन की वजह से। आगे जी, गवर्नमेंट में प्लेस द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड कन्फर एनी ऑफ द पावर्स ऑफ कलेक्टर और सच ऑफिसर्स अंडर सब सेक्शन। ये 16 में जाके हम पावर्स भी इनकी देखेंगे, क्या क्या पावर्स है इनके पास। और असिस्टेंट कमिश्नर, वो ये हायरार्की में वैसे ही चलता आ रहा है, जैसे डिवीजन में कमिश्नर के पास जो पावर्स है, वही डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक डीसी जो है, कलेक्टर जो है उसके पास पावर है। वही सेम पावर जो है एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास तहसील में है, ठीक है, सब डिवीजन में है। इसी तरह वही सेम पावर जो है एक तहसील में तहसीलदार के पास है। उसके बाद गवर्नमेंट कन्फर एनी पर्सन, ये गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को जो है, ये कोई कॉमन मैन नहीं हो सकता कि आप कहें जी किसी कॉमन मैन को उठा के असिस्टेंट कलेक्टर को लगा दे, नहीं। जो ऑलरेडी काम कर रहा है किसी दूसरे सूबे से, किसी दूसरी जगह से, वो गवर्नमेंट जो है उस पर्सन को जो है वो लगा सकती है। और इसकी पावर्स जो है ये फर्स्ट सेक्शन में मेंशन है, फर्स्ट सेक्शन ऑफ 16, ये भी हम जाके देखते हैं। उसके बाद इन केस एनी ऑफ पावर्स ऑफ कलेक्टर आर कन्फर्ड टू असिस्टेंट कमिश्नर और एन असिस्टेंट कलेक्टर ही शैल एक्सरसाइज। वो कहता है कि अगर कलेक्टर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर को कि आप जी जो है इसका चार्ज लें, और उसके पास सेम वही पावर्स होंगी जो कलेक्टर्स की होंगी। मोर ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में बहुत, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बहुत ऐसे होता था कि किसी हॉस्पिटल का दौरा किया, एमएस साहब की गफलत है या कुछ है, तो वो सबसे पहले ये कहते थे इसको सस्पेंड करो, इसको सस्पेंड करो, सस्पेंड कर दो। और जो सबसे पहले जो मोर ऑफ द सीनियर डॉक्टर होता था, उसको कहते थे जी आप एडिशनल एमएस है, यहाँ पे आपको जो है चार्ज दिया जाता है। तो ये सेम सिनेरियो है कि अगर कोई उसको दिक्कत आ जाती है, ट्रांसफर हो जाता है या कोई, तो वो जो सीट क्योंकि एडिशनल चार्ज के थ्रू भी दे सकते हैं या देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है आप सीट को खाली नहीं कर सकते। तो इस तरह होता है। फर्दर जो है तहसीलदार क्या है, चीफ ऑफिसर है इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील शैल बी कॉल्ड एज तहसीलदार। जो तहसील को देख रहा होता है, ये मेन तहसीलदार का काम होता है। तहसीलदार शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज ऑफ एन एनी असिस्टेंट कलेक्टर एज मे बी कन्फर्ड बाय अंडर दिस एक्ट। तो इसके पास वो सारी की सारी पावर्स असिस्टेंट कलेक्टर वाली जो है वो होती हैं। उसके बाद जी सर्टेन अपॉइंटमेंट्स टू बी नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल ऑफिसर्स अंडर दिस चैप्टर शैल बी बाय नोटिफिकेशन। और ये तहसीलदार जो होता है ना जी, इसके पास मोर ऑफ द टाइम तहसीलदार के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, इसको बाज दफा प्राइस चेकिंग पे भी लगा देता है। ये भी इसके पास इख्तियारात होते हैं कि जी तहसील असिस्टेंट कमिश्नर ने काम दिया जी आप फलां टीम के साथ जाएं और जाके जो है, क्योंकि एक जनरल जो एसी होता है आपके ऊपर बैठा, वो सारे के सारे ये तहसीलदार और ये चीजें सारी उसके अंडर होती हैं। तो वो मोर ऑफ द टाइम ड्यूटीज लगा देता है। ये जो बार बार कह रहे हैं ना जी गवर्नमेंट ड्यूटी लगा सकती है, तो इस तरह एक तहसीलदार ये जो है सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर है, वो किसी तहसीलदार के ऊपर ये ड्यूटी लगा सकता है कि आप ये काम भी करें, और उसे वो करना पड़ता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है जी, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या रेवेन्यू और ये क्या चीजें हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मेन चीज जो है वो ये है कि आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किसके अंडर है, वो आपकी गवर्नमेंट के अंडर होता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने उसमें तब्दीली करनी है, मेंबर्स अपॉइंट करने हैं, ट्रांसफर करने, सारे के सारा गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद ये बिल्कुल वैसे ही हायरार्की है जैसे हमने अब जो डिवीजन लेवल पे आ जाएगा तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको देख रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा सुपर पावर हमेशा ऊपर जो बैठी हुई है वो एक गवर्नमेंट है आपकी। ठीक है जी, सीएम है आपका,
ठीक है, चीफ मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं, इसी तरह गवर्नर होता है, तो इसी तरह सेक्रेटरी होता है आपका। तो ये सारी गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं और ये गवर्नमेंट में का हिस्सा होते हैं। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंसर होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स शैल बी वेस्टेड इन एंड ऑल सच ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जितने भी नीचे ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, इन सब का मेन काम क्या है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को असिस्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसकी मदद कर रही है? वो गवर्नमेंट की मदद कर रही है, रेवेन्यू उसको जनरेट करके दे रही है ताकि वो गवर्नमेंट चला सके। इसी तरह जनरल कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन दैट डिवीजन। ठीक है जी, जैसे कमिश्नर के ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठा हुआ है, अब कमिश्नर जवाबदेह जो होगा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो जवाबदेह होगी, एक हायरार्की होती है ना, तो इसी तरह कमिश्नर जो है वो बिल्कुल इस तरह है एक डिवीजन में, और उसके अंडर जो कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो बिल्कुल उसको इसी तरह जवाबदेह हैं जैसे कमिश्नर एज अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठा होगा। उनकी ऑल एंड ऑल पावर जो है वो कमिश्नर होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम फर्दर नीचे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक डीसी जो बैठा हुआ है, कलेक्टर जो बैठा हुआ है, वो ऑल इन ऑल है अपने डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है या असिस्टेंट कलेक्टर है वो उसको बिल्कुल इसी तरह जवाबदेह होंगे। ठीक है जी, यहां तक इसको रखिए। देन हम फर्दर जो है आपको मैं सेंड करता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे होंगे आप? क्योंकि तो अच्छा जी, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। सबसे पहले ये समझ लें कि ये पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस क्या है। बिजनेस यानी कि पावर्स क्या है डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस की। जी बेटा, इसको लास्ट पे डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है कि कोई भी एरिया है, उसका रेवेन्यू जनरेट करना है। क्योंकि अभी हम इनलैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो भी बिजनेस होगा, जो भी असाइनमेंट होगा, उसका मेन एट द एंड जाके पर्पस जो होगा वो सिर्फ यही होगा कि हमने रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। सो डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस यानी वो जो आपने एरियाज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, असाइनमेंट्स देनी है, वो कैसे करनी है। अगर किसी को असाइनमेंट दी है, वो कमिश्नर अच्छा काम नहीं कर रहा, तो विड्रॉ उससे वो केस कैसे लेना है, और ट्रांसफर केसेस, देन फर्दर केस आपने ट्रांसफर कैसे करना है, तो वो सारा इसमें जो है देखते हैं। और ये सारी की सारी चीजें सब पे इंप्लीमेंट होती हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे भी, कमिश्नर पे भी, कलेक्टर पे भी, असिस्टेंट कलेक्टर पे भी, क्योंकि उन्होंने अपने सब ऑर्डिनेट से वो माइंड में वो रखिएगा कि एक जो कलेक्टर है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो किसी असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी से वो जो है सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहेगा जी मैंने अपनी जो है मेरी डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 तहसील्स है, तो मैंने इस असिस्टेंट कमिश्नर से ये फैसला नहीं करवाना, मैं ये काम इसको दे रहा हूँ। तो वो ऑल इन ऑल होता है, वो कर सकता है। ठीक है जी, फर्स्ट वन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले ये वर्बली कहेगा, कैसे कहेगा, एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये रिटन ऑर्डर देगा। हमेशा गवर्नमेंट जो है वो रिटन ऑर्डर देती है, तो ये रिटन ऑर्डर देगा। इन सच मैनर एज मे बी डीम्ड फिट एनी बिजनेस कोग्नाइजेबल बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर अंडर इट्स कंट्रोल। कोग्नाइजेबल का मतलब होता है मुरत्तब करना, उस शख्स को उस चीज के लिए मुरत्तब करना, तरतीब देना। एंड बाय लाइक ऑर्डर विड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी सच ऑफिसर। ठीक है, मेन काम यानी कि वो उसको कैसे काम असाइन करेंगे और कैसे उससे लेंगे, मेन चीज ये है। तो उसको मेन चीज इसमें देखने वाली क्या है, गवर्नमेंट एक ऑर्डर रिटन ऑर्डर देगी। The powers exercisable by the Board of Revenue under subsection 1 may by like order and in like manner be exercised by commissioner or collector। ठीक है, ये सारी की सारी पावर्स जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो है, ये कमिश्नर भी एक्सरसाइज कर सकता है अपनी डिवीजन में, और कलेक्टर भी कर सकता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में। ये सिंपल सी बात है। उसके बाद जी, जब आपने किसी से केस लेना है, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वो केस लेना है अंडर सब सेक्शन 1, तो वो जो है वो डिस्पोज ऑफ इटसेल्फ। डिस्पोज का मतलब होता है वो उस मामले को खुद भी देख सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बजाय वो किसी कमिश्नर की कारकर्दगी से मुतफिक नहीं है, तो वो कहता है कि इस पूरी डिवीजन का काम वो किसी एक मेंबर को भी दे सकता है, किसी और डिवीजन के कमिश्नर को भी दे सकता है, या फिर वो कहता है कि ये सारे का सारा काम मैं खुद करूंगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है मैं एक कमेटी बना रहा हूँ, ठीक है, कोई हाईलाइटेड इशू है, जैसे कि वो इस्लामाबाद रिंग रोड का इशू बना था खान साहब के दौर में, तो वो कमिश्नर जो था उसकी करप्शन साबित हुई, तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो इसी तरह ये भी जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद भी उसको सुन सकता है, फैसला दे सकता है, तो ये पाबंद नहीं है कि वो कमिश्नर ही करेगा। ठीक है जी, इसी तरह जब हम डिवीजन लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो और इसी तरह
डिविजनल लेवल पे आते हैं तो कमिश्नर अपने किसी डीसी से जो है या किसी कलेक्टर से जो है मुतफिक नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो फैसला खुद भी कर सकता है या फिर उस डीसी से लेके वो उस जो कलेक्टर से लेके किसी और कलेक्टर को भी दे सकता है। इसी तरह जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके देखते हैं तो कलेक्टर जो है वो किसी असिस्टेंट कलेक्टर से या असिस्टेंट कमिश्नर से मुतफिक नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो जो है किसी और को भी फॉर एग्जाम्पल उसके पास साइल आ जाता है कि जी इस असिस्टेंट कमिश्नर पे हम जो है राजी नहीं है, इसने फैसला सही नहीं किया, तो वो फैसला खुद भी सुन के फैसला दे सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है, ये सिंपल सी ये बात कही है। उसके बाद नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन shall empower any revenue officer to exercise any powers deal with any business। ठीक है, ये भी वही सिंपल बात है कि वो सारी चीजें वही डिस्कस कर रहा होगा, वही चीजें हो रही होंगी। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस कैसे होता है जी? इट शैल बी लॉफुल फॉर गवर्नमेंट टू अपॉइंट वन एंड द सेम पर्सन बीइंग अदरवाइज कंपिटेंट अकॉर्डिंग टू लॉ टू एनी टू और मोर ऑफ द ऑफिसेस प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफिस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है वजीर आला साहब हमारे जो थे वो जब भी जाते थे फॉर एग्जांपल किसी किसी डीसी का, तो वो फौरन यही कहते थे जी इसको मुअत्तल कर दो। तो देन जो सबऑर्डिनेट या साथ वाला जो है कोई भी ऑफिस वाला है या कोई भी साथ वाला आपके जो है डीसी, तो आप उसको एडिशनल चार्ज दे सकते हो कि जी ये फॉर एग्जांपल एक लाहौर है, साथ में जो है कोई और डिवीजन है, तो ये चार्ज जो है आपको दिया जाता है एडिशनल चार्ज कि आप इसको देखें। तो ये सारे के सारा कम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेज है, वो उन ऑफिसेज को जो है इकट्ठा भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी गवर्नमेंट्स की पावर है। बेटा ये जब भी आप ज्वाइन करें काइंडली इसको ऑफ कर लिया करें आप। क्योंकि उसके लिए ये बाद में असिस्टेंट को बड़ा खपना पड़ता है बेचारे को, वो एडिटिंग करता है तो उसको बड़ा खपना पड़ता है, तो इसलिए ये ख्याल किया करें आप। अच्छा, पावर्स जो है ये लास्ट वन है जी आज के लिए। पावर्स क्या है? पावर्स है कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है जी, रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर्स क्या क्या है? कमिश्नर है, कलेक्टर है, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन कंफर्म और एनी पर्सन। ठीक है जी, पावर्स ऑफ कमिश्नर और कलेक्टर अंडर दिस एक्ट। अब इस एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को जो है वो कमिश्नर की या कलेक्टर की पावर्स दे सकते हैं इन लाइक मैनर विथड्रॉ सच पावर्स। ठीक है जी, और इसी तरह वो पावर्स जो है वो ले भी सकते हैं। अब इसमें बात क्या है? अब ये कोई कॉमन मैन नहीं होगा जिसको पता ही नहीं है तो वो उसको जो है वो कमिश्नर की पावर्स दे दें। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है कि एक कमिश्नर है डिवीजन का जो रेवेन्यू को देख रहा है और एक जनरल कमिश्नर है जो आपकी पूरी डिवीजन को देख रहा है और उसके अंडर ये भी आता है। अब कोई भी हाई अथॉरिटी आई है और वो उस कमिश्नर की जो है परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कहेगी कि ये वाला जो काम है, ये जी कमिश्नर साहब जो आप जनरल बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये आपने पर्सनली इसको देखना है और ये पावर्स आपको दी जाती हैं। तो देन वो जो है वैसे तो वो उसके अंडर आ ही रहा होगा होता है पूरी डिवीजन का काम, लेकिन फिर वो जो है वो उसके पास वो सारी वो अथॉरिटीज आ जाती हैं उस डिवीजन में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, तो फिर वो सारी वो भी अपनी जो है पावर्स को यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। उसके बाद जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है जी? मे नोटिफिकेशन कंफर्म और एनी पर्सन और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर। तो ये असिस्टेंट कलेक्टर की जो पावर्स है वो किसी को भी दे सकता है। इसी तरह कोई तहसीलदार है या उसको जो है या नैब तहसीलदार है उसको सच पावर्स जो है वो दे सकते हैं। इसमें कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, तो ये डिवीजन वाइज तहसील वाइज उस तरह होगा। इस तरह नहीं होगा कि एक जो है तहसीलदार को जो है वो उसका जी बड़ा अच्छा तहसील चल रही है तो आपको जो है फ्लड डिवीजन का कमिश्नर लगा दिया जाता है। इस तरह नहीं होगा। अगर कमिश्नर किसी को रिप्लेस किया जाएगा तो कमिश्नर से ही किया जाएगा, कलेक्टर को किया जाएगा तो कलेक्टर से ही किया जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर से किया जाएगा तो असिस्टेंट कमिश्नर से ही किया जाएगा, तहसीलदार से रिप्लेस किया जाएगा तो तहसीलदार से किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है तहसीलदार की तो नैब तहसीलदार को एडिशनल चार्ज दे दिया जाए क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप तहसीलदार ही होता है। उसके बाद जी फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या है? तो उनका ज़ाहिर सी बात है फंक्शंस क्या है? मेन उन्होंने जो है रेवेन्यू को जनरेट करना है, यही मेन उनके जो है फंक्शंस है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑन ट्रांसफर। अब ये जो है इसमें है कि अगर किसी ट्रांसफर हो जाती है किसी भी ऑफिसर की, कलेक्टर है, कमिश्नर है, असिस्टेंट कलेक्टर है, तो वो जब दूसरी जगह पे जाएगा तो उसकी पावर्स में फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो वो कमिश्नर का कमिश्नर ही रहेगा, कलेक्टर का कलेक्टर ही रहेगा। फॉर एग्जांपल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी पावर्स में फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो वो जो है अपनी वो वाली पावर्स जो है यूटिलाइज़ करेगा, चैनलाइज़ करेगा। तो ये इस तरह से जो है, ये यहाँ तक जी आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ जाता है। तो इसको जो है आपने रिवाइज़ करना है, देखना है
कोई मसला मसाइल